नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के लिए आगाज है प्रचार प्रसार का। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यानी कि विधानसभा के लिए दंगल बदस्तूर जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये जातिवाद की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये जन्ना की बात करने लगते हैं। वहीं शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है और कहा कि आपने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा होगा। 5 साल पहले बिजली केवल सैफई खानदान या फिर आजम खान के लिए थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा, आज जब बीजेपी 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांट रही है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी कि ये गैजेट युवाओं को नहीं बांटे जाने चाहिए। गतरौल में आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आना पड़ा है। भाइयों बहनों, याद करिए, आज से ठीक 5 साल पहले मैं यहां पर आया था और मैंने आप सबसे अपील किया था और एक ही अपील की थी कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर वोट देकर इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी कर्मठ नेता श्री मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताइए। तो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि यह भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है। अब समय आ गया है जब इस भाजपा की वैक्सीन ने, मोदी वैक्सीन ने कोरोना से हमें बचाया है, तो विरोधियों को जवाब दीजिए। जो इस वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे उनको जवाब दीजिए कि जब मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन बचाएगी तो वोट भी उन्हीं को देंगे। आप सहमत हैं ना? और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है, तो सबके लिए फ्री में राशन भी है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दे रहे हैं। मैंने पूछा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, वे पूर्व मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे पूछा कहीं विकास कराए हो? किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने रामपुर का दौरा किया है। वहां पहुंचकर उन्होंने कद्दावर नेता आजम खान को याद किया। वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की सरकार दिल्ली में नई लोकसभा बना रही है। उन्होंने कहा कि नई लोकसभा बनाने वाली बीजेपी संविधान भी बदल सकती है। अखिलेश यादव ने रामपुर में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव का जो परिणाम 10 मार्च को आना है वो 10 फरवरी को ही आ गया। उन्होंने कहा 10 फरवरी को जिस तरह मतदान हुआ है उससे लग रहा है कि प्रदेश में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है।
ये सूचना तो आ गई होगी आप पर। बताओ पहले चरण में भी सफाया हो गया इनका कि नहीं हो गया? वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मिलकर के इनकी खाट खड़ी कर दी है और दूसरे चरण में रामपुर वाले इनका सफाया करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके इनके प्रत्याशी 700 उठक बैठक भी लगाएंगे माफी मांगने के लिए, लेकिन यहां का किसान और नौजवान माफ करने वाला नहीं है। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को 300 यूनिट का कोई बिल आने वाला नहीं है बिजली का। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जैसा नेताजी ने किया था, सिंचाई के लिए बिजली माफ, एक भी पैसा सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे पुराने कर्मचारी लोग जानते होंगे। ये कर्मचारी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो, और जब हम चले जाएं तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लेना कि बताओ आप पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे कि नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। इनके नेताओं को देखो आप, छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये झांसा देने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए। अब ये भाजपा नहीं कहना चाहिए, इन्हें भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए हमें और आपको। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और संविधान से हमें बहुत हक और अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं हम लोग अपने आप को बराबरी पर समझते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हमें बराबरी का हक और सम्मान मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार दिए हुओं को खत्म करने में लगी है। जो लोग पढ़ते लिखते होंगे जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में, नई लोकसभा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है संविधान को ही बदल दें, कोई नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, रोजगार नहीं है। जो कारखाने उद्योग नौकरी रोजगार भी देते थे वो कारखाने उद्योगों को बेचने का काम किया है। ये बड़े बड़े कारखाने जो भारत में लगे थे सब बेच दिए गए। ये जो हवाई जहाज चल रहे थे सरकारी, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता बंदरगाह बेच दिए। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी। और ये एक दिन अगर इन्हें फिर मौका मिल गया तो हो सकता है कानून ला करके न जाने क्या क्या चीजें बेचने लगे। उन्नाव में 8 दिसंबर को लापता हुई युवती का शव आरोपी की खाली जमीन से बरामद हुआ है। पुलिस ने मजिस्ट्रेट और परिजनों की मौजूदगी में गड्ढा खोदकर युवती का शव बरामद किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में शहर कोतवाल को सस्पेंड तक कर दिया गया। मृतक युवती की मां ने पुलिस पर सपा सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह से मिली भगत होने और लापरवाही का आरोप लगाया है। आपको ये बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के काशी राम कॉलोनी निवासी दलित महिला रीता की बेटी पूजा 8 दिसंबर से गायब चल रही थी। पीड़िता की मां ने 9 दिसंबर को ही पूर्व मंत्री के बेटे रजोल सिंह के खिलाफ तहरीर देकर बेटी के अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कराया था। मामला सपा के पूर्व राज्य मंत्री और कद्दावर नेता रहे फतेह बहादुर के बेटे से जुड़ा होने के चलते पुलिस हीला हवाली करती रही।
बेटी लापता होने का कोई ठोस कदम न उठाया गया और आरोपी रजोल सिंह के खुलेआम घूमने को लेकर पीड़िता की मां ने कई बार आला अधिकारी से मिलकर कार्रवाई की मांग तक की थी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारी बिटिया को रजोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले प्रेम नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। 8 दिसंबर से एक ड्यूटी की मुस्तरदी दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तरमीम कर दिया गया था और इसकी CU सिटी द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। तो वहीं इस पूरी घटना को लेकर के बसपा हमलावर हो चुकी है। इस पूरे मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक जाहिर कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं नीरज द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से और क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, सबसे एक अहम यहाँ पर बात ये बताने वाली है कि जब ये मामला 8 दिसंबर को युवती वहां से उसका अपहरण हुआ था तो शुरुआती दौर से लगातार युवती इस बात उसकी जो माँ थी वो लगातार इस बात को कह रही थी कि जो कद्दावर नेता है और मंत्री उनके बेटे रजोल सिंह ने ही उसका जो है अपहरण किया और अपहरण करके उसे रखा हुआ है। लेकिन इसकी जो बात है उसको लेकर के लगातार जो कोतवाली प्रभारी थे, जो चौकी प्रभारी थे, वो उसकी बात लापरवाही में लगातार लेते रहे और उसमें हीला हवाली करते रहे। आखिरकार जो मृतका है उसकी मां ने जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, तब इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और इसमें खोजबीन चालू की। 2 दिन पहले अभी पूरे मामले को एसओजी ने अपने हाथ में लिया और रिमांड पर लेने के बाद में जब इस पूरे मामले पर रजोल सिंह से बात पूछा गया, सख्ती से पूछा गया, तो रजोल सिंह ने बताया कि आश्रम के पीछे उसका शव दफनाया गया है। पुलिस ने पूरे महकमे के साथ लगातार उसकी जो है खुदाई की और खुदाई के बाद में जो है उसका मृतका का शव बरामद हुआ। ठीक है नीरज, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? रजोल सिंह का नाम बार बार सामने आ रहा है, तो उनसे संबंधित किसी की गिरफ्तारी हुई हो या खुद रजोल सिंह की गिरफ्तारी हुई हो अभी तक? पुलिस ने जैसे ही 14 दिन के रिमांड पर रजोल सिंह को पहले ही पुलिस ने लिया था और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसमें एक जो रजोल सिंह का साथी था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह आ जाती है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वो एक माफियाओं की पार्टी है, कहीं न कहीं सपा के कद्दावर नेता के बेटे का यह खुलासा होने के बाद में ये मुहर लग गई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, मायावती लगातार जो है ट्वीट करके इस बात को कह रही हैं और कि ये बिल्कुल ठीक बात है नीरज। और अगले चरण की जगह अगर हम बात कर लें सेकेंड फेज की, तो सेकेंड फेज में बसपा माफ कीजिएगा दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स की हाइप है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो मामला है वो दलितों से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। 14 तारीख को सूबे में मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और एचएनबी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। आपको ये बता दें कि पिछले 8 सालों में अल्मोड़ा में मोदी की ये दूसरी जनसभा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो दृश्य मैंने देखा है उससे लग रहा है कि मतदाता कभी अच्छे कामों को नहीं भूलते और कभी नेक नियत वालों का साथ नहीं छोड़ते। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में जो मतदान हुआ उससे साफ लगता है
कि भाजपा को इस बार भी रिकॉर्ड जीत हासिल होगी। इस दौरान पीएम मोदी विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि आपको बराबर याद है कि हमारे विरोधियों की भाषा क्या है। उनकी परंपरा है कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं, जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है। वहीं 14 तारीख को देवभूमि की 70 सीटों पर होने वाले दंगल से पहले दिग्गज अपना आखिरी दाव आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टिहरी जिले की घनसाली में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार में मौजूद रहे और आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोटद्वार में हुंकार भरते नजर आए। मैं यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो हमें द्वार में और मनीष सिसोदिया कोटद्वार में मौजूद थे। आम आदमी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और आपके कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी करते नजर आए। घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। आपको बता दें ये मसला काफी दिनों से लंबवत चल रहा है। तो वहीं 6 नए जिले बनाने की बात भी कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया कि उत्तराखंड की पहाड़ी कृषि नीति बनाएंगे। उत्तराखंड में यूथ असेंबली का गठन होगा। युवा सोच पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। साथ ही घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 प्रमुख गारंटीज को भी शामिल किया गया है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन भी है। केजरीवाल की गारंटी समेत उत्तराखंड के जल जंगल समेत कई मसलों को लेकर आम आदमी पार्टी अपना विजन घोषणा पत्र जनता के सामने रखती नजर आई है। और आपको ये भी बता दें कि केजरीवाल की 10 गारंटी के अलावा कोठियाल के कुछ वादे भी इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ एक अंडर करंट चल रहा है और जो चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से 45 सीट से ज्यादा सीटों पे आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे क्या करेंगे कहने के लिए कुछ नहीं है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए अपना एजेंडा लेकर के आई है, गारंटी लेकर आई है और अंडर करंट पूरे उत्तराखंड के अंदर बदलाव का अंडर करंट चल रहा है और आम आदमी पार्टी को लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कल हल्द्वानी पहुंचेंगी, जहां वो नैनीताल जिले की 6 विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने वाली है। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह ने बताया कि प्रियंका गांधी की जनसभा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कल वो उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सबसे पहले वो खटीमा, उसके बाद हल्द्वानी और फिर श्रीनगर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगी और वोटों की अपील भी करेंगे। प्रियंका जी कल उत्तराखंड आ रही हैं। उनका पहला कार्यक्रम खटीमा में है, जनसभा है, फिर वो हल्द्वानी आएंगी, हल्द्वानी और आसपास के लोगों को संबोधित करेंगे वो, और तीसरा कार्यक्रम उनका श्रीनगर
में है। देखिए, ऐसे भी हम लोग महसूस कर पा रहे हैं कि देवभूमि में परिवर्तन की बयार बह रही है और प्रियंका जी के आने से उसमें और तेजी आएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि 10 मार्च को कांग्रेस आ रही है। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।